जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग रेल अधिनियम 1989 से संबंधित जो महत्वपूर्ण सेक्शन हम लोग का है, जिसको कि एक तरह से मास्टर स्ट्रोक बोला जाएगा, जो कि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और संभावित है आपके एएसआई और सब इंस्पेक्टर के जो परीक्षा है, जो रूल 72 के अंतर्गत जो परीक्षा है, उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं 179 और 180, और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं आपके इस परीक्षा में। तो जो हम लोग का ये जो रूल 72 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हम लोग की तैयारी कर रहे हैं एएसआई और सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जो है कार्यक्षेत्र में कार्य करना है। तो इस परीक्षा का नेचर भी ऐसा है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमने जो है 179 और 180 पर ये विस्तृत जो है ये प्रश्नों का ये श्रृंखला लेकर हम आए हुए हैं, और यहाँ से लगभग 25-30 प्रश्नों पे आपके प्रैक्टिस कराएंगे। आशा है कि यहाँ से आपको 179 और 180 से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो सारे आपको क्लियर होंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न आ सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। इसके पहले 4 चैप्टर जो है आ चुके हैं, 4 वीडियोज़ आ चुके हैं रेल अधिनियम से संबंधित। शायद ये अंतिम वीडियो हो सकता है। इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि एक वीडियो और आपको बनाएं रेल अधिनियम से संबंधित। जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट का जो पोर्शन है, उसको भी कवर किया जाएगा। यहाँ से रेल अधिनियम का जो अध्याय 15 है, जिसमें से कि दंड और शास्तियों के बारे में दिया गया है, जिसमें से कि 42 अपराधों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन किए, और इसके बारे में 3 जो पिछला वीडियो है उसमें जो है सेक्शन 137 से लेकर और उसके बाद 178 तक के जो भी सेक्शन हैं, उन सभी सेक्शन को विधिवत जो है प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में हमने वहाँ से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 179 और 180 आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। ये मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में यहाँ से मैंने प्रश्नों को अपने हिसाब से सेट किया है, और ये प्रश्नों पर आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि जो 179 और 180 है, इसके अंतर्गत जो है जो रेलवे सुरक्षा बल को जो अधिकार प्राप्त हैं, जो उनको विधिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या है। तो सबसे पहले पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है 16 अध्याय के बारे में हम लोग 16 अध्याय के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ 16 अध्याय हैं, और इसमें इसके 200 जो धाराएं हैं, इन 200 धाराओं को जो है रेल के प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, उनके लिए जो है ये धाराएं बनाई गई हैं, जिनको विभिन्न विभागों पर जो लागू होते हैं। लेकिन रेलवे सुरक्षा बल का जो कार्य का नेचर है, तो उसके लिहाज से इसका जो अध्याय 15 है, अध्याय 15 महत्वपूर्ण है, और अध्याय 15 में दंड और शास्तियों के बारे में बताया गया है अध्याय 15 के अंतर्गत। तो आज अध्याय 15 में हम लोगों ने 137 से लेकर और सेक्शन 137 से लेकर और 178 यानी 178 तक के जो भी प्रोविज़न है उसको हमने कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। 3-4 पार्ट में जो है रेल अधिनियम के सभी प्रश्नों को हमने वहाँ से कवर किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, कुल जो अध्याय 15 के अंतर्गत जो है, अध्याय 15 के अंतर्गत जो है कुल 42 सेक्शन हैं, 42 धाराएं हैं। 42 धाराएं हैं जिसमें रेलवे सुरक्षा बल को इसमें अलग अलग जो है अधिकार प्राप्त हैं, और दंड से संबंधित जो प्रोविज़न है, जो आरपीएफ के ड्यूटी से संबंधित है, वो 42 धाराओं में 42 सेक्शन में हम आरपीएफ जो है उसको अप्लाई करती है 42 धाराओं के अंतर्गत। अब देखिए, इसमें जो है बिना वारंट जो गिरफ्तारी से संबंधित जो अधिकार है वह 179(1) में दिया गया। 179 के ए में बताया गया है कि जो बिना वारंट गिरफ्तारी से संबंधित है 179(a) में बताया गया है, जिसमें से कि सेक्शन 150, 151 और सेक्शन 152 जो कि बहुत मेजर लेवल के जो अपराध हैं, तो इसके बारे में जो है बिना वारंट गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार बताएंगे। यह 3 धाराओं में, यहाँ हम देखते हैं 42 धाराओं में क्या क्या चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो ये 3 धाराएं हैं। ये 3 धाराओं में रेलवे सुरक्षा बल को गिरफ्तारी का अधिकार तो है, लेकिन डायरेक्ट कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी के बाद जो है ये को पुलिस अथवा राजकीय जो पुलिस है, जो हमारे साथ काम करती है रेलवे स्टेशनों पे, उनको जो है इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार है।
अब रेल कर्मचारी होने के नाते जो है धारा 150 जो रेलवे सुरक्षा बल को जिसमें कार्रवाई करने का जो है अधिकार है, 150, 151, 152 मैंने पहले ही बताया, इनमें जो है रेल जो है इसमें जो है रेल कर्मचारी होने के नाते जो है बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन जो है जांच और जो अन्वेषण से संबंधित और जो अग्रिम कार्रवाई है उसके लिए जो है इसके लिए पुलिस सशक्त है। इसमें जो है आरपीएफ जो है इसमें डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो 3 सेक्शन ये हो गए। अब आगे चलते हैं कि वो कौन से हैं सेक्शन जिसमें आरपीएफ को डायरेक्ट अधिकार है कि वो गिरफ्तारी के साथ साथ अभियोजन और जांच का दायित्व भी पूरा कर सकती है। तो यह 29 अपराधों को इसमें बताया गया है। 29 अपराध हैं जिसमें जिनमें से कि आरपीएफ जो है डायरेक्ट कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है और इसमें जो है जांच करती है, अन्वेषण करती है। वो सेक्शन कौन कौन से हैं? 137 से लेकर और 147 147 तक इसमें आरपीएफ के पास पावर है। और क्या है, और कौन से हैं? 141 सेक्शन 141 से लेकर और 157 तक के जो प्रोविजन है इसमें जो है आरपीएफ को जो है अधिकार प्राप्त हैं डायरेक्ट कार्रवाई करने के लिए। 153 153 से लेकर और 167 तक जो है इसमें आरपीएफ को डायरेक्ट है पावर है जो कि कार्रवाई करने के लिए। और यहाँ 159 से लेकर और 167 तक यहाँ भी जो है आरपीएफ को अधिकार है डायरेक्ट कार्रवाई करने के लिए। 172 से लेकर और 176 यहाँ तक जो है आरपीएफ जो है यह कुल 29 जो सेक्शन आप दे रहे हैं 29 सेक्शन में जो है आरपीएफ यहाँ से कार्रवाई कर सकते हैं। ये 29 सेक्शन में जिसके अंतर्गत अध्याय 15 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ से विविध प्रश्न बनते हैं जिसमें से कि पनिशमेंट हो गए और कौन से सेक्शन जो है किस अपराध के लिए लागू होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने 32 अपराधों के बारे में यहाँ देख लिया। हमको पढ़ना कितना है? 42 अपराधों के बारे में। 42 जो अपराध हैं उन 42 अपराधों के 42 धाराओं के बारे में हमको पढ़ना है कि वो किस पे लागू होते हैं। तो इस तरह से 29 अपराध आपने देख लिया कि जिसमें कि आरपीएफ डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है और जो है ये 3 जो है इसमें आरपीएफ गिरफ्तारी तो कर सकती है। कोई भी रेल कर्मचारी, कोई अपराधी, कोई रेल कर्मचारी, कोई भी पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार तो कर सकता है, लेकिन इसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? यह है लोकल पुलिस को है, यानी कि जो राजकीय रेलवे पुलिस है उसको है। तो 29 और 3 कितने हो गए? 32 अपराधों में 32 अपराध यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि 32 अपराधों में हम लोग कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, जिसके विभिन्न पहलुओं को हमने समझा। अब आगे चलिए और 42 को हमको देखना है और वो कौन कौन से अपराध हैं जिनमें से कि डायरेक्ट गिरफ्तारी जो है या डायरेक्ट कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। अब हम 10 धाराओं के बारे में देखेंगे कि वो 10 धाराएं कौन सी हैं जिसमें जो कि आरपीएफ के द्वारा जो है जिस पर की जो है लागू होता है। तो 10 धाराओं में आप देख लीजिए 180 के अंतर्गत 180 का क्लॉज 1, इसके अंतर्गत 180 का जो क्लॉज 1 है इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष गिरफ्तारी इसमें नहीं की जा सकती। तो 10 धाराएं हैं, इसमें प्रत्यक्ष गिरफ्तारी जो है 10 धाराओं में प्रत्यक्ष गिरफ्तारी इसमें नहीं की जा सकती है। इसमें कुछ मामले जो है न्यायालय से संबंधित है और कुछ मामले जो है संबंधित विभागों से संबंधित है, जिनमें से कि विभाग या रेल प्रशासन के द्वारा कोई लिखित सूचना या कोई रिपोर्ट जब तक नहीं की जा सकती है डायरेक्ट रेलवे सुरक्षा बल कार्रवाई नहीं कर सकती है। वो 10 धाराएं कौन कौन से हैं आइए इसके बारे में देख लेते हैं। धारा 140 और धारा 168 168 यह किससे संबंधित है? यह न्यायालय से संबंधित है और इसमें जो है आरपीएफ जो है डायरेक्ट इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती है। अब देखिए रेल प्रशासन से संबंधित जो 8 धाराएं हैं इसमें जो है रेल प्रशासन की सूचना और लिखित रिपोर्ट के बिना जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे कि सेक्शन आपका 148 हो गया, 148, 149, 158, 169, 170, 171, 177 और 178 ये जो है यह रेल प्रशासन से संबंधित सेक्शन है और इन सेक्शन में आरपीएफ जो है इसमें डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक कि संबंधित विभाग के द्वारा शिकायत प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से 42 जो सेक्शन है, 42 जो
धाराएं हैं जिसमें से कि जो कि हम इस अधिनियम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, उन 42 धाराओं में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इनमें हम लोगों ने पढ़ा 150, 151, 152, इसमें जो है आरपीएफ जो है गिरफ्तार तो कर सकती है लेकिन कार्रवाई का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार 29 धाराओं के बारे में पढ़ा जो 137 से लेकर और 178 तक हैं, उन धाराओं के बारे में पढ़ा जिसमें आरपीएफ डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। और बाकी ये 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन के अंतर्गत जो है इसमें 2 न्यायालय से संबंधित मामले हो गए और ये जो 8 मामले हैं यह रेल प्रशासन से संबंधित मामले हैं, जिसमें से कि बिना रेल प्रशासन के शिकायत के जो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस तरह के तरीके से 42 सेक्शन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब चलिए आगे हम लोग इसके बारे में और कुछ चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा मकसद यही था कि 42 जो धाराएं हैं जिसको कि बांटकर, जिसको कि अलग अलग बांटकर जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, इसके बारे में बताना हमारा इसका मकसद था। चलिए इसके अंतर्गत एक सेक्शन और है 186 के अंतर्गत देख लीजिए। अगर सद्भावनापूर्वक जो कार्रवाई की जाती है, धारा 186 के अंतर्गत, धारा 186 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यह जो है रेलवे सुरक्षा बल पर भी लागू होता है। हालांकि जो अधिनियम है इसके अंतर्गत केवल जो रेल कर्मचारी हैं, रेल सेवक हैं, उनके बारे में ही है, लेकिन चूंकि आरपीएफ अधिनियम के अंतर्गत जो है रेलवे सुरक्षा बल को भी रेल सेवक का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए उस पर धारा 186 भी उसको अपने ड्यूटी के दौरान किए गए सद्भावनापूर्वक कार्यों से संरक्षण प्राप्त होता है। 186 के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य जो है वह आरपीएफ पर भी प्रभावी होता है। तो इसको ध्यान देते ये यहाँ से ये प्रश्न भी आगे बन सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 179 है और 180 है, इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले एक शार्ट व्यू लेते हैं, फिर अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो को लगातार देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ से आपको 179 और 180 से संबंधित जो भी प्रोविजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ये रेल अधिनियम का लास्ट वीडियो ही है। 179, 180 पढ़ने के बाद हम लोग एक लेक्चर और आपके लिए मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि दुर्घटना पर आधारित होगा। दुर्घटना से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में। अपने कमेंट जरूर करें, आप अपने जो है अमूल्य जो आपके जो विचार हैं, जो आपके जो एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है चीज़ों को समझें और उसको शेयर करें लोगों में, और हमें भी उसमें जो है अपना जो है अपने साथ रखें। तो ये आपसे हमारी ये है कि आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और बताएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, इसके बारे में देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 179 से संबंधित कुछ प्रोविजन। एक इसका जो है बैकअप ले लेते हैं, फिर आगे जो है इसके बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ से आपको वो क्वेश्चन आंसर लगाने में जो है आसानी होगी। इस वीडियो के लास्ट में 3 जो लॉजिकल टाइप के प्रश्न हैं उसका होमवर्क हम आपको देंगे, और उस होमवर्क को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और उसके बारे में आप जो है वो जो वहाँ से सवाल बनते हैं उस सवाल का उत्तर आप दीजिएगा। चलिए 179 के जो 4 चीज़ें हैं, जो 4 सेक्शन है, 179(1), 179(2), 179(3) और 179(4), इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पहला इसका पोर्शन है, पहले पोर्शन में इसमें दिया गया है कि अधिनियम की धारा 150, 151 और धारा 152, इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी है, जिससे कोई रेल कर्मी या कोई भी प्राधिकृत अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी जो कि हेड कांस्टेबल के रैंक के नीचे का न हो, वह उसको गिरफ्तार कर सकता है, धारा 150, 151 और 152 के अंतर्गत। लेकिन इसमें जो है अन्वेषण और कार्रवाई का जो अधिकार है यह किसको है, यह पुलिस को है या जीआरपी को है, उसी के द्वारा जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो 179 के 1 में दिया है ये चीज़। 179 के 2 में क्या दिया है, तो 179 का सबसेक्शन 1 आप याद रखिएगा, बार बार जब भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न आएंगे, ये रिलेट आपको 180 का जो सेक्शन है उससे भी रिलेट करेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। 179 के का सबसेक्शन 1 में दिया गया है जो है 150, 151 और 152 के संबंध में जो है बिना वारंट या बिना लिखित प्राधिकार की गिरफ्तारी जो है किसी भी रेल कर्मचारी या किसी भी पुलिसकर्मी या रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें कार्रवाई और जो है अन्वेषण का अधिकार जो है यह पुलिस के पास है। अब इसके
दूसरे में आते हैं 179 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, 29 अपराधों में गिरफ्तारी जो है यह प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जो मैंने अभी पिछले हमने आपके साथ इसके बारे में जो चर्चा किया, जो कि 29 अपराध हैं, जो कि 29 अपराधों के बारे में, जो कि जिसमें कि आरपीएफ जो है सशक्त है डायरेक्ट कार्रवाई करने में, जिसमें से 137 138 से संबंधित जो अपराध हैं, या उसके अलावा भी जो अपराध जिसके बारे में अभी हम आपसे इसके बारे में चर्चा किए हैं, 137 से लेकर 139 तक, 141 से लेकर 147 तक, 153 से लेकर 157 तक, और 159 से 167, 172 से 176 में जो है ये 29 प्रावधान है। इसमें जो है इसमें कार्रवाई किसके द्वारा किया जाएगा, यह प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जो है इसमें कार्रवाई किया जाएगा, यही बताया गया है 179 के सबसेक्शन 2 में। 179 का सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि सहायता के लिए जो है किसी रेल कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति को बुलाने के बारे में इसमें बताया गया कि सहायता के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना। और 179 का जो सेक्शन 4 है, इसमें बताया गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो गिरफ्तारी का जो स्थान है, जो समय है, उस काला अवधि को छोड़ के और न्यायालय में उसको जो है प्रस्तुत करने जो है 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। तो 179 का ये 4 पार्ट है, इसको एक बार पुनः तो आप दोहरा लीजिए कि जो है 150, 151, 152 में जो है कार्यवाही जो है पुलिस के द्वारा किया जाएगा, जबकि गिरफ्तारी जो है बिना वारंट की गिरफ्तारी जो है किसी भी रेल कर्मचारी या रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी करने के बाद जो है पुलिस को सुपुर्द करना होता है। दूसरा में जो है कार्रवाई जो है या किसके द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। 29 अपराधों में जो है 29 धाराओं में कार्रवाई जो है प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। और तीसरा में बताया गया है कि जो है सहायता के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना। और चौथे में बताया गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है सक्षम न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा या भेजा जाएगा। तो ये 179 का पोर्शन हो गया। अब आइए 180 को भी देख लेते हैं। 180 में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। धारा 180 मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से जो है प्रश्न आपको बनेंगे। तो देखिए 180 बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आपके प्रश्न बनते, सबसे पहले यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए 180 का जो ए है, इसमें क्या बताया गया है कि धारा 179(2), मैंने अभी इसी के बारे में आपको बात की। 179 का 2, 179 के 1 में 150, 151, 152 की बात की गई है। और 179 का जो सबसेक्शन 2 है, इसमें जो है 29 तरह के अपराधों के बारे में बात की गई, जिसमें आरपीएफ जो है डायरेक्ट कार्रवाई करने में सशक्त है। जो 42 अपराधों के बारे में हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था, उसी के बारे में। तो 180 का ये कह रहा है कि अधिनियम के धारा 179(2) के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी जांच करेगा, और अगर कोई मामला बनता है, मैं जरा लिख भी देता हूं, जांच करेगा, और अगर कोई मामला बनता है, कोई मामला बनता है तो न्यायालय के समक्ष जो है यह क्या शिकायत या कंप्लेंट दाखिल करेगा या परिवाद देगा, शिकायत दर्ज करेगा। न्यायालय जो है, ज्ञातव्य हो कि न्यायालय जो है, आगे देखेंगे 180 का जब आगे आप जी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि न्यायालय जो है इन अपराधों में जो है बिना प्राधिकृत अधिकारी के शिकायत के न्यायालय जो है किसी मामले में जो है स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। तो ए में हमने क्या देखा, कोई कंप्लेंट आया जांच अधिकारी के पास, तो वह उसकी मामले की सत्यता जानने के लिए, तथ्यों को जानने के लिए उसकी जांच करेगा, और अगर कोई मामला बनता है तो न्यायालय के समक्ष उसकी शिकायत प्रस्तुत करेगा, उसका कंप्लेंट फाइल करेगा। तो 180 के ए में दिया गया है ये प्रोविजन। 180 का भी, अब देखिए यहाँ पे 179 का 2 दिया गया, इसका यहाँ भी 179 का 2 आए, तो यहाँ से आप 29 सेक्शन आपको याद होने चाहिए, जिसमें से कि हम डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं, जो कि टिकट से संबंधित है, संरक्षा से संबंधित है, इन सारी कई विभिन्न प्रकार के हैं, जिसको कि पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। बी में क्या बताया गया है, 180 के बी में जो है यह बताया गया है कि जांच से संबंधित किसी वस्तु या दस्तावेज की जो है यह इसकी जब्ती करने के लिए, उसकी तलाशी के लिए, या उस किसी स्थान में जो है वह प्रवेश करेगा, और या किसी व्यक्ति की तलाशी लेगा। किसी स्थान में प्रवेश करना जांच अधिकारी के द्वारा, वह तलाशी ले सकता है, यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। यह जो है 180 के बी में है।
180 का सी देखते हैं। सी में क्या है? सी में दिया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों के द्वारा अगर गिरफ्तारी किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जो है तत्काल जो है ऐसे अधिकारी के पास जो है उसको अग्रेसित किया जाएगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है जो प्राधिकृत अधिकारी है वही कार्रवाई करने में सक्षम है। तो अगर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी किया जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी किया जाता है तो वह इस मामले को जो है जितना जल्द हो सके प्राधिकृत अधिकारी को जो है क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा या अग्रसारित करेगा। तो यह जो है सी में बताया गया है। अब जो है इसका डी पोर्शन है, डी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डी में जो है रेल अधिनियम के द्वितीय संशोधन 2003 के अंतर्गत जो है रेलवे सुरक्षा बल को जो जांच करने का विधिक अधिकार मिला हुआ है उसका प्रयोग है। तो डी से अक्सर प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा। तो इसको देख लीजिए डी में क्या दिया है। डी में सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट दिया है, चारों के चारों महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के बनते हैं। पहले में क्या, इस डी में सबसे पहले डी का देखिए क्या बताया गया है। डी में बताया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जांच कैसे की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जांच या अन्वेषण कैसे किया जाएगा, जांच करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है डी में। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले इसका पहला जो है इसका पोर्शन दिया है। देखिए इसमें 4 चीजें हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जैसे ही शिकायत मिलती है, पहले में क्या है, शिकायत मिलने पर या गिरफ्तारी के बाद जो है प्राधिकृत अधिकारी जो है क्या करेगा, जांच के लिए अग्रसारित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा, जांच के लिए जो है मामले को लिखित करेगा और उसकी शिकायत कंप्लेंट फाइल करेगा और जांच को जो है अग्रसारित करेगा। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि प्राधिकृत अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि किसी संज्ञेय मामलों में, जो पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है, जो एसएचओ को जो किसी संज्ञेय मामले में अन्वेषण के दौरान जो शक्तियां प्राप्त है 19/3 के अनुसार, तो उन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी पुलिस के भारसाधक अधिकारी के समक्ष शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, यानी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो पुलिस अधिकारी, जो पुलिस का भारसाधक अधिकारी है, किसी संज्ञेय मामले के अन्वेषण में जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें से कि तलाशी हो गया या समन जारी करना, समन के अनुपालन में करना, या किसी व्यक्ति को जो है बयान के लिए बुलाना, ये सारी शक्तियों का प्रयोग जो है यह जो है प्राधिकृत अधिकारी जो है यह करेगा। तो यह किस में बताया गया है, डी के दूसरे पार्ट में बताया गया है। और डी के तीसरे पार्ट में क्या बताया गया है, तीसरा जो है इसमें दिया गया है कि यदि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य, आरोपी के विरुद्ध अगर पर्याप्त साक्ष्य और संदेह का आधार है, मैं यहां लिख देता हूं, पर्याप्त साक्ष्य व संदेह का आधार होने पर उसको हिरासत में लेकर उसे हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूं। तो तीसरे में क्या दिया कि पर्याप्त अगर साक्ष्य का और संदेह का आधार है तो उसे हिरासत में लेकर और न्यायालय के समक्ष उसको जो है क्या किया जाएगा, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और चौथा पार्ट में दे दिया गया है यदि पर्याप्त साक्ष्य व संदेह का अधिकार नहीं है तो उसको बंध पत्र रहित या बंध पत्र सहित, यानी कि बांड के बिना या बांड सहित जो है उसको जो है यह प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, उसको जो है जमानत दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें जब आप अधिनियम को पढ़ेंगे तो इसमें देखा जाए कि प्राधिकृत अधिकारी जो है यह जमानत देने के लिए उसको जो है कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन जो स्पेशल पावर मिला हुआ है, चूंकि रेल अधिनियम जो है यह एक स्पेशल अधिनियम है जो कि रेलवे से संबंधित अपराधों पर ही लागू होता है। तो जो स्पेशल रूल होने, स्पेशल अधिनियम होने की वजह से जो है ये जो है यह रेल अधिनियम जो है इसके अंतर्गत जो है जो प्राधिकृत अधिकारी को जो है जमानत देने का अधिकार प्राप्त है। और चौथे में क्या है कि अगर उसको पर्याप्त साक्ष्य व संदेह का आधार नहीं है तो उसको बंध पत्र रहित या बंध पत्र सहित जो है उसको क्या करेगा, जमानत दे सकता है। ये 180 का
के डी तक हम लोगों ने देख लिया। 180 के जो है ई में हम लोग ई देखते हैं। ई में दिया गया है कि तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कैसे की जाएगी। तो तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती जो है यह जो है भारतीय नागरिक संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजन के अनुसार जो है तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती जो है यह की जाएगी। और एफ में दिया गया है कि सेक्शन 179 का सबसेक्शन 2 के अंतर्गत न्यायालय जो है जो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। यानी कि 179 के 2 में जो 29 तरह के मामले 29 तरह के जो अपराध दिए गए हैं उसमें जो है न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जो है शिकायत दर्ज नहीं किया जा सकता है। और इसका जी है, जी में क्या बताया गया है? जी में बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान अगर जांच में सहयोग नहीं किया जाता है तो उसमें दंड का प्रावधान दिया गया है, जिसमें से कि जानबूझकर प्राधिकृत अधिकारी को जानबूझकर अपमान करना जांच अधिकारी का, उसके कार्यों में बाधा डालना, जो है कोई भी असत्य कथन करना या मिथ्या कथन करना, जांच में सहयोग नहीं करना। तो अगर इस तरह के अपराध किए जाते हैं तो उसमें दंड का प्रोविजन है, जिसमें से कि 6 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों के दंड से दंडनीय किया जाएगा। और इस तरह के जो मामले होते हैं इनका विचारण इसको धारा 181 में दिया गया है कि इस तरह के मामलों का जो विचारण होता है यह महानगर मजिस्ट्रेट, जिसको कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभी समाप्त कर दिया गया है, या जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है प्रथम के अंतर्गत जो है मान्य प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। अपराध का जो विचारण है यह महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा। और इसका प्रोविजन जो है धारा 181 में दिया गया है कि विचारण के लिए जो है सक्षम मजिस्ट्रेट कौन है। तो इस तरह के तरीके से हम लोगों ने 179 और 180 के बारे में पढ़ा, इसको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किया गया। और जो 42 तरह के जो अपराध हैं उन अपराधों में किन अपराधों में आरपीएफ डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है, किन अपराधों में नहीं कर सकती है, किन अपराधों में उसको जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले हम लोगों ने 49 जो है पढ़ चुके हैं, 49 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। धारा 179 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई की जाएगी, सही विकल्प का चयन करना है इसमें। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। रेल अधिनियम के किस धारा में यह बताया गया है, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़िए। विकल्प में देखिए यह सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ से गलती होने की संभावना बन सकती है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, बिल्कुल सही है। सेक्शन इसका जो है बी क्या कह रहा है? गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के समयावधि सहित 24 घंटे। सी कह रहा है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के समयावधि रहित 24 घंटे। और अगला विकल्प है केवल ए और सी सही है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल ए और सी सही है, बी ऑप्शन जो है गलत है। जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के स्थान से और मजिस्ट्रेट के न्यायालय का जो समय होता है उसको लेकर 24 घंटे के अंतर्गत जो है न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जाता है। यह बताया गया है किसमें? यह बताया गया है धारा 179 का सबसेक्शन 4 में यह चीज बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए ये रिपीट हो गया है दोबारा, ये प्रश्न संख्या 50 है। इसमें बताया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्या प्राधिकृत अधिकार किन किन परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? अभी हम लोगों ने 179 को पढ़ा है, 179 का 1 भी पढ़ा है, 179 का 2 भी पढ़ा है। अब आपको देखना है ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी जिनका फरार होना संभाव्य है, इसको बिना वारंट के गिरफ्तारी किया जा सकता है। यह किसमें? 179 का सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है, जो 137, 138 से संबंधित जो भी मामले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी जिनका फरार होना संभाव्य है। बी ऑप्शन क्या दे रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन धारा 179 की उपधारा 2 में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध करता है। यहाँ पे बात क्या किसकी की जा रही है? 179 के सब क्लॉज 1 की बात की जा रही है, जिसमें धारा 150, 151 और 152 जो है इसमें जो है के अंतर्गत के बारे में यह बात कहते हैं। इसमें क्या जा रहा है? प्रश्न कह रहा है कि धारा 179 की उपधारा 2 में वर्णित अपराध से भिन्न, यानी कि
उससे वर्णित जो अपराध है 179 का 1 की बात की जा रही है, जो अपराध करता है तो क्या उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगी? पुलिस करेगी। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, धारा 138 के अधीन मांगे गए अधिक प्रभार या अन्य राशि की संदाय नहीं देता है, उसको भी बिना वारंट की गिरफ्तारी किया जा सकता है। और डी क्या कह रहा है? अपना नाम और पता देने में असफल रहता है या देने से इनकार करता है, जहां यह विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा दिया गया नाम और पता कल्पित है, तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तारी किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है कि उपरोक्त सभी सही है। ऊपर के जो भी कथन है ABCD, ये सभी कथन सही है। प्राधिकृत अधिकारी इन सभी मामलों में जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो ऑप्शन बी है इसमें दिया गया है कि जो है 179 के सब सेक्शन 2 के से भिन्न कोई अपराध करता है तो इसमें RPF गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती है। डायरेक्ट कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? पुलिस या GRP के पास है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 51 देखते हैं क्या है। गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है, यह किस धारा में बताया गया है? चलिए बताइए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसमें जो है बताया गया है कि गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है। आइए रिवीजन करते हैं। 179 के 1 में क्या कह रहा है? 150, 151 और धारा 152 में जो है बिना वारंट की गिरफ्तारी के बारे में बताया जा रहा है। 179 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि 29 अपराध हो। 29 अपराध में आपके बारे में हम बार बार उसको रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा। 29 अपराध कौन कौन से जिसमें RPF डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है, उसमें जो है गिरफ्तार बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार इसमें दे रहा है। और इसका जो है सी में क्या दे रहा है? 179 के 3 में किसी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए, किसी रेल कर्मचारी या किसी व्यक्ति को सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 179 के 3 में जो है गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है। यह 179 के सबसेक्शन 3 में दिया गया है। और 4 में क्या है? 24 घंटे के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का। तो 179 के चारों पोर्शन है, इसको देख लीजिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 179 के 3 में दिया गया है कि गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुला सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में सही नाम पता निश्चित हो जाने पर व बंध पत्र निष्पादित किए जाने पर उसे जमानत दिया जा सकता है, यह किस धारा में वर्णित किया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 180 का डी का 1, ऑप्शन नंबर बी है 180 डी का सबसेक्शन 2, सी दिया है सेक्शन 180 डी का सबसेक्शन 3 और धारा 180 के सेक्शन के डी का सबसेक्शन 4। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? किस में दिया गया है कि उसको जमानत प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जो है बंध पत्र निष्पादित करने पर जमानत दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेक्शन 180 के डी में बताया, डी के क्लॉज 4 में बताया गया है कि यदि प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा यह पाया जाता है कि व्यक्ति जो है इसमें जो है पर्याप्त साक्ष्य व का आधार नहीं है और यह व्यक्ति निर्दोष प्रतीत होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वह जो है जमानत जो है प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा बंध पत्र रहित या बंध पत्र सहित उसको जमानत दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 180 का D4। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में सही नाम पता निश्चित न होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, किस धारा में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 180 के जी में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में यदि उसका सही नाम पता निश्चित न होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। यह किस में दिया गया है? 180 के जी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 23 या इसमें वर्तमान में जो BNSS 2023 से संबंधित उपबंध जहां तक हो सके इस धारा के अधीन जमानत देने और बंध पत्र के निष्पादित करने के बाबत लागू होंगे, यह किस धारा में वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। धारा 180 के डी के 4 में यह दिया गया है कि जब भी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जमानत दिया जाएगा तो उसको उसमें जो है जो BNSS
कह लीजिए वर्तमान, या जो दंड प्रक्रिया संहिता, चूंकि अभी जो हम लोग का आरपीएफ का जो मैनुअल है, जो किताब है, उसमें अभी कहीं जो है बीएनएसएस का अभी उसमें इस तरह का प्रोविजन नहीं है, सभी जगह पे दंड प्रक्रिया संहिता ही है। तो अगर इसको जो है दंड प्रक्रिया संहिता कह लीजिए या बीएनएसएस 2023 के से संबंधित जो है प्रोविजन को जो है जमानत देने में बंध पत्र निष्पादित करने के बाबत लागू होंगे। यह 180 के डी के 4 में दिया गया है। चूंकि जो जमानत देने का प्रोविजन है, यह जो है रेलवे सुरक्षा बल को जो है इसका कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन चूंकि यह एक स्पेशल लॉ है जो कि रेलवे से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है, तो यहाँ से जो है यह एक विशेष अधिकार जो है प्राधिकृत अधिकारी को जो है दिया गया है, जमानत देने का जो अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 179 सेक्शन 179 की सबसेक्शन 2 में वर्णित किसी अपराध के किए जाने की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है, और यदि वह पाया जाता है कि वह अपराध किया गया है तो सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल किया जाता है, यह किस धारा में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। यह जो किसमें दिया गया है, यह सेक्शन 180 के 180 का जो ए है या 180 का क कह लीजिए, इसमें दिया गया है कि 179 की उपधारा 2, जब भी उपधारा 2 की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत जो है वो 29 अपराध आना चाहिए, जिसमें देखिए रेलवे सुरक्षा बल त्वरित कार्रवाई करने के लिए जो सक्षम है। तो धारा 179 की उपधारा 2 में वर्णित किसी अपराध के किए जाने की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है, और यदि वह पाता है कि अपराध किया गया है तो सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल किया जाता है। यह जो है जांच के संबंध में जो है किस में किया गया है, या 180 के क में यह चीज बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसका प्रोविजन किस में दिया है, 180 के ए में दिया गया है ये प्रोविजन। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 56 सेक्शन 179 की का सबसेक्शन 2 में वर्णित किसी अपराध के किए जाने की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है, और यदि पाया जाता है कि अपराध किया गया है तो सक्षम न्यायालय में, चलिए वो प्रश्न रिपीट हो गया है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 57 क्या कह रहा है कि धारा 180 ख यानी 180 का जो बी है, इसमें प्रदत्त जांच अधिकारियों की शक्तियों के संबंध में सही कथन का चयन करना है कि कौन कौन सी शक्तियां जो है जांच अधिकारी को प्राप्त है। किसी व्यक्ति को सम्मन करने और हाजिर होने के लिए आदेशित करने की शक्ति, बिल्कुल ये शक्ति प्राप्त है। और किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति, किसी कार्यालय प्राधिकारी या व्यक्ति से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रति प्राप्त करने हेतु शक्ति, ये भी है। किसी परिसर में प्रवेश करने और उस परिसर में या किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या किसी संपत्ति दस्तावेज को जो जांच के विषय वस्तु से सुसंगत हो अधिग्रहण करने की शक्ति होगी। यानी कि जो भी संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी को जो शक्तियां प्राप्त हैं, जो पुलिस अधिकारी को जो शक्तियां प्राप्त हैं, वही सभी शक्तियां जो है जांच अधिकारी को भी प्राप्त है 180 ख के मामले में। और उसमें जो है ये चारों जो प्रोविजन दिया गया है, यह चारों जो है प्रकार के अधिकार का प्रयोग जो है प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी चारों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या करेगा कि धारा 179 का सबसेक्शन 2 के अधीन गिरफ्तार यदि प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी किया गया है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति जामा तलाशी लेगा कि बिल्कुल नहीं। सामानों की जब्ती करेगा, बिल्कुल नहीं। बिना विलंब के सक्षम अधिकारी के पास भेजेगा। 179 के 2 में यह बताया गया है कि जो है जांच करने के लिए जो है सक्षम अधिकारी ही प्राधिकृत है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 180 सी में यह बताया गया है कि बिना विलंब के सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा। यह किस में भेजा गया है, 180 के सी में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और इस तरह के लेक्चर और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जो है क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और जो पुराना जो भी सेट वहाँ पड़ा हुआ है, 40-42 सेट पड़ा हुआ है, उसको चूँकि जो भी हमारे व्यूअर हैं उन्होंने उसको उस पर अपना उस सेट को किया है, उसको और जो है करंट के जो प्रश्न हैं उनके साथ और जो परीक्षा में और जो प्रश्न है उसको अपडेट करके और वहाँ से अपडेट किया जा रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी
वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो लगातार अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखें, क्योंकि उसको लगातार जो है अपडेट उस वहाँ से प्रश्नों का अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रश्न पड़ गया तो हमेशा वही रहेगा, वहाँ से प्रश्नों को अपडेट भी किया जा रहा है, तो नई नई चीज़ें मिलेगी। और जो करंट के जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको भी उसमें अब किया जा रहा है, जीके जीएस को भी किया जा रहा है, उसमें नए जो है आपका रीजनिंग और से संबंधित प्रश्न भी उसमें बनाए जा रहे हैं, और जो आरपीएफ प्रोफेशनल के हैं या जो भी, तो नए नए प्रश्नों का भी उसमें समावेश हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाइए और आपको 40 सेट नहीं, वो 400 सेट के बराबर काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रतिदिन 1-2 सेटों में प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे नए नए अपडेट जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग क्यूबिस क्लासेस का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और वहाँ से अपना प्रैक्टिस लगाएं। तो अगला प्रश्न है इसमें कि धारा 179(2) के अधीन गिरफ्तार यदि प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? बिना विलंब के सक्षम अधिकारी के पास उसको भेजा जाएगा। यह सी में दिया गया है, यह सी, इसका सी सही होगा। और ये किस में दिया गया है? 180 का जो सबसेक्शन सी है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी किया जाता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी के पास या सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेल अधिनियम की धारा 180D के अधीन जांच कैसे की जाएगी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? 180 के डी में बताया गया है कि जांच कैसे किया जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए अग्रसारित किया जाएगा। यह पहले पॉइंट में बताया गया है, इसको आप यहाँ से तैयार भी कर सकते हैं। दूसरे में कहा गया है कि संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करते समय बीएनएसएस 2023 में भारत साधक अधिकारियों की शक्तियों का जो शक्तियाँ मिली हुई है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, ये दूसरे पॉइंट में बताया गया है। तीसरा में बताया कि संदेह या पर्याप्त साक्ष्य होने पर बंद पत्र रहित या सहित जमानत दिया जा सकता है, यह तीसरे पॉइंट में बताया गया है। और चौथे पॉइंट में बताया गया यदि साक्ष्य विपरीत है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, यह चौथे पॉइंट में बताया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। यह 180 का जो डी है, डी का क्लॉज 4 में यह दिया, यह इसमें ये सारी चीजें दिया गया है। 4 इसको नहीं कहेंगे, क्लॉज 180 के डी में जो है ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी, गिरफ्तारी और सामानों का अभिग्रहण कैसे किया जाएगा? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे किया जाएगा? रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 12 और 13 के अनुक्रम में धारा भी जो रेल सुरक्षा बल अधिनियम है उसकी धारा 12 गिरफ्तारी से संबंधित है और धारा 13 जो है तलाशी से संबंधित है। चूंकि यह अधिनियम के अंतर्गत पूछा रहा, इस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और गिरफ्तारी और सामानों का अभिग्रहण कैसे किया जाएगा, तो यह गलत जो है ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे में क्या रहा है? रेलवे सुरक्षा बल नियम की धारा 42 और 43 के अनुपालन में तो 42 और 43 में भी जो है गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित है, तो ये भी, चूंकि यह नियम का प्रश्न है इसलिए यह भी गलत हो गया। और रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 14 के अंतर्गत यह भी गलत हो गया। तो क्या है? डी में बताया गया है इसमें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के उपबंधों के अनुसार जो है तलाशी, गिरफ्तारी और सामानों का अभिग्रहण किया जाएगा। यह किसमें कहा गया है? 180 का ई में बताया गया कि तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कैसे की जाएगी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 62। प्राधिकृत अधिकारी के शिकायत के बिना अपराधों का न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान नहीं लेना अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? रिपीटेड प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आ सकता है, इसको आप जो है देखिए कि बिना प्राधिकृत अधिकारी के शिकायत के जो है जो 179 का सबसेक्शन 2 है उसमें द्वारा न्यायालय के द्वारा जो है स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाएगा, या किस धारा में दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा 180 के एफ में बताया गया है कि सबसेक्शन 179 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो है न्यायालय के द्वारा अपराधों के संबंध में स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या? 63। जांच कार्रवाइयों में उल्लंघन करने के लिए दांडिक प्रावधान अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? तो अधिनियम के धारा 180 के जी में जो है जांच से संबंधित जो है कार्रवाई में सहयोग न करने पर या अवमानना करने पर जो है दंड का प्रावधान दिया गया है, जिसमें से कि 6 माह कारावास, 6 माह सादा कारावास व या वह नहीं होगा या 1000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं 180 के जी में, क्या क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जानबूझकर अपमान, जांच अधिकारी का जानबूझ के अगर का अपमान किया जाता है या कार्रवाई में बाधा डालता है, जांच कार्रवाई में बाधा डालना
असत्य कथन करना, ये सभी जो है दंड के अंतर्गत आते हैं। अगर जांच किया जाता है इसमें इस तरह का की चीज़ें आती हैं, जानबूझकर अपमान, कार्रवाई में बाधा डाला जाता है या असत्य कथन किया जाता है या मिथ्या कथन की संभावना होती है, तो उसको जो है 6 माह कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यह 180 के जी में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको भी इंपॉर्टेंट में आप लगाइए, आपके परीक्षा में आ सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन चूंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए अब हम इसको बंद ही करेंगे। चलिए कुछ आपको होमवर्क देते हैं 3-4 प्रश्नों का, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कुछ रेलवे एक्ट से संबंधित जो प्रश्न रह गए हैं उसके बारे में, और उसके बाद जो है दुर्घटना जो है, जो अध्याय जो है 14 के अंतर्गत जो दुर्घटना है, तो दुर्घटना से भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो दुर्घटना से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे 15, 20, 25 क्वेश्चन उसको बना के और अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आप लगातार चैनल पर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराइए और यहाँ से अपना जो है अपना ज्ञान अर्जन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आपके लिए देखिए ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बल अधिकारी को रेलवे एक्ट के किस धारा के अंतर्गत जांच करने का कानूनी अधिकार है? चलिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ होमवर्क ये प्रश्न है, और इसका उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 65 है कि बल अधिकारी को अधिनियम के किस धारा में अन्वेषण करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 19/3 में प्रदत्त पुलिस भारसाधक अधिकारी के समान शक्तियां प्राप्त हैं? इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न भी आपको दिया गया है, ये भी आपका होमवर्क है। इस प्रश्न को भी आप डालिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि अगले वीडियो में हम उस चीज़ को आपके नाम को अनाउंस कर सके। अगला जो है बल अधिकारी को जमानत देने का अधिकार अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? जमानत देने का अधिकार किस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है, इसके बारे में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें जो है और आगे के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे अभी प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से एक वीडियो और आपके लिए 25-30 प्रश्नों का जो है, जिसमें कि दुर्घटना का जो पोर्शन है उसको भी हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने तैयारी को बिल्कुल धारदार बनाते रहिए और आपकी परीक्षा जो ASI का परीक्षा है, संभावित इसकी जो महीना है वह जनवरी का फर्स्ट वीक हो सकता है। ऐसा संभावना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है एग्जाम हो सकता है, तो समय बहुत कम है। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। इस चैनल पे आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण लगातार आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आगे से आपको चीज़ें जो है समय से मुहैया कराते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।